Students, good morning to all of you. Today I am going to teach you civics against point next point of Federation, chapter 2, the unequal power to different administrative units का आज हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। अनइक्वल पावर टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अनइक्वल असमान, पावर मीन्स अधिकार, टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माने भिन्न भिन्न प्रशासनिक इकाइयों के लिए असमान अधिकार। In most of the holding together type of federation, equal power is not given to its constituent units. In the Indian Union also, all states do not have identical powers. Some states like Jammu and Kashmir enjoy a special status under section 370 of the Constitution. It has its own constitution. Many provisions of the Indian Constitution may not be applicable to this state without the approval of the State Assembly. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house there. Similar provisions exist for the hill states of Northeast India and Assam. तो संघों के प्रकार जो साथ साथ स्वामित्व किसी भी प्रदेश में के अधिकारों में रखते हैं, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर संगठक इकाइयों को उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। भारतीय राज्य संघ में भी सभी प्रदेशों के पास एक जैसा अधिकार नहीं है। उनमें से कुछ प्रदेश जैसे जम्मू और कश्मीर में संविधान की 370 की धारा के अंतर्गत वहाँ का एक अपना विशेष संविधान है, कानून है। लेकिन अब आप तो ये जानते ही होंगे कि 370 अब ख़त्म कर दिया गया। अभी 1 वर्ष हुए बीजेपी सरकार ने वहाँ से 370 की धारा को समाप्त कर दिया, तो अब वो बात नहीं रह गई। लेकिन अभी तक ऐसा ही था कि वहाँ 370 धारा के अंतर्गत संविधान लागू थे। उस राज्य को अपना एक अलग दर्जा मिला हुआ था, वहाँ पर अपना एक अलग कानून था, और वहाँ पर जो कानून लागू किए गए थे उनमें से कुछ ऐसे कानून थे जो अन्य प्रदेशों में नहीं हैं। जैसे जो भारतीय जिनका परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे प्रदेशों में निवास स्थान घर नहीं था, वे न तो वहाँ पर भूमि खरीद सकते थे और न ही घर बना सकते थे। सिमिलर प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर ऑल हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आसाम। माने उत्तर पूर्वी भारत तथा आसाम जैसे पहाड़ी प्रदेशों के लिए भी ये इसी प्रकार के प्रावधान, प्रोविजंस मीन्स शर्तें या प्रावधान आदि लागू थी। तो हमारे देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के नियम कानून लागू होते हैं। In the other hand, there are also the states with which enjoy very little powers. दूसरे रूप में ये समझिए कि कुछ ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिन्हें के पास बहुत छोटे छोटे यानी कम अधिकार हैं। तो वे ऐसे प्रदेश, उदाहरण के लिए ले लीजिए आप चंडीगढ़, लक्षद्वीप या कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं। और इनके पास यहाँ सरकारें तो बनती हैं
मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं। दे आर नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स। और ये सभी जो प्रदेश हैं वो केंद्र प्रशासित या केंद्र शासित राज्य के रूप में जाने जाते हैं या कहलाते हैं। These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. केंद्र सरकार के पास एक विशेष अधिकार होता है जिसके हिसाब से इस क्षेत्र या इस राज्य की सरकार को चलना पड़ता है। द फंडामेंटल प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड अनलिटरेटली बाय द पार्लियामेंट। माने मूलभूत जो प्रावधान है या आधारभूत जो संविधान का ढांचा है उसे पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा एक तरफा रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एनी सच चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। किसी भी कानून को परिवर्तित करने के लिए पार्लियामेंट के, संसद के दोनों सदनों से लगभग 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित कराना पड़ता है। तो अब हम ये समझ गए होंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो केंद्र शासित राज्य हैं और अन्य राज्यों की तरह उनके पास विस्तृत अधिकार नहीं है। उन्हें केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। केंद्र की सलाह या उनके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ जुडिशियरी की। अब जुडिशियरी मीन्स न्याय प्रणाली। मैंने न्यायिक भूमिका क्या है हमारे देश में। तो judiciary plays a very important role in the implementation of the constitution provisions and procedures। माने न्याय प्रणाली जो है वो हमारे संवैधानिक प्रावधानों तथा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, decision of Supreme Court and the High Courts are final and binding on all। किसी भी विवाद की घटना में, चाहे वो अधिकारों का विभाजन हो या कोई भी मैटर हो, तो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्णय जो होता है वो सबको बांध कर रखने के लिए और अंतरिम निर्णय के रूप में होता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। न्यायालय के पास भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों तथा संवैधानिक प्रक्रिया को परिवर्तित करने का भी अधिकार होता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज an umpire if disputes arise between the different levels of government in the exercise of their respective powers। highest court means supreme court। highest court is supreme court, सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णायक के रूप में कार्य करता है। यदि भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के बीच उनके मूलभूत अधिकारों के प्रयोग में किसी भी प्रकार का यदि विवाद होता है तो हमारा हाईएस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्णायक की भूमिका के रूप में या निर्णायक के रूप में कार्य करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। माने प्रत्येक स्तर की सरकारों के लिए उनके राजस्व के स्रोत को
उनकी वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। द फेडरल सिस्टम thus has a dual objectives to safeguard and promote unity of the country। माने संघीय प्रणाली इस प्रकार से दो प्रगतिशील तथा एकजुट देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक होती है। द आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आदर्श संघीय प्रणाली के लिए दो एस्पेक्ट्स, दो पहलू होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट परस्पर या आपसी विश्वास, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर और एक साथ रहने के लिए जो सहमति बनाई जाती है उस पर काम करना। तो इस प्रकार जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड दिस कोर्ट act as an umpire to any kinds of government's disputes or citizens disputes। तो highest court decided every matters finally। Now we study third point, special features of Indian Federation। माने भारतीय संघ के कुछ विशेष लक्षण हैं। इंडियन फेडरेशन हैज गॉट सम स्पेशल फीचर्स। भारतीय संघ जो है वो कुछ विशेषताएं रखता है या उसके कुछ विशेष लक्षण हैं। अनलाइक अदर फेडरेशन इन इंडिया, the center has been made more powerful than the states। अन्य देश के संघीय सरकारों की तुलना में हमारे भारत में जो संघीय सरकार है, माने जहाँ पर संघीय सरकार तो आप समझ ही चुके हैं, जहाँ पर एक से अधिक सरकारें होती हैं, यानी दो सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल एंड द state government, and state government has some local governments। all these governments make a federation, एक संघ बनाती हैं। तो इसमें इस राज्य सरकार के अधिकारों की तुलना में केंद्र सरकार के पास अधिक अधिकार होते हैं। ये हमारे भारत के संविधान की एक विशेषता है। द यूनियन लिस्ट कंटेन्स मच मोर सब्जेक्ट्स देन द स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार की सूची में राज्य सरकार के विषय सूची की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। दूसरी बात, द फेडरेशन द सिटीजन्स आर नॉर्मली ग्रांटेड डुअल सिटीजनशिप। संघीय सरकार के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी नागरिकता सामान्य रूप से प्रदान की गई है। फॉर एग्जाम्पल, इन यूएसए बिसाइड बीइंग द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एवरी पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ पार्टिकुलर स्टेट आल्सो इन विच रिसाइड्स। उदाहरण के लिए यूएसए में यदि कोई नागरिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट का नागरिक है, तो वह व्यक्ति जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में भी रह सकता है और वहाँ की भी नागरिकता का अधिकार रख सकता है। बट इन इंडिया देयर इज ए सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन हमारे भारत में एक ही नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो थर्ड पॉइंट, तीसरी विशेषता यह है कि इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ए यूनिक फीचर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। माने इमरजेंसी का जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है
उसके भी विलक्षण विशेषताएं हैं या विलक्षण लक्षण हैं जो अन्य देश के संविधान में नहीं पाई जाती हैं। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। विशेष स्थिति के अंतर्गत, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत एक इमरजेंसी माने आपदा के समय में पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा उसे घोषित किया जाता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी some of the federal features are suspended and the government assumes a unitary form। इमरजेंसी के दौरान कुछ संघीय विशेषताएं जो होती हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है, माने उन्हें पावरहीन कर दिया जाता है, उन्हें अधिकार विहीन कर दिया जाता है। और जो सरकार होती है वो संघ की अवधारणा के अनुरूप में कार्य करती है, माने जो हमारे पार्लियामेंट द्वारा क्रियान्वयन होगा उसकी अनुरूप वो राज्य में भी उसे क्रियान्वित करती है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी मोस्ट ऑफ द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इमरजेंसी के दौरान अधिकांश अधिकार जो होते हैं वो केंद्रीय कार्य प्रशासन के हाथों में निहित होते हैं, उनके हाथों में होते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप समझिए कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज बीन गिवन द पावर टू रिकमेंड डिसॉल्यूशन of the assembly and dismissal of the state government। ऐसी स्थिति में यानी इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में किसी भी प्रदेश का गवर्नर जो होता है वो असेंबली के विच्छेद होने के बाद या विघटित होने के बाद उसके पास सारे अधिकार निहित होते हैं और वो उनकी प्रदेश सरकार की उपेक्षा करता है, यानी उनके अनुरूप वो काम नहीं करता, जैसा कि उसे निर्देशित किया जाता है वैसा ही वो कार्य करता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का फिर कोई रोल नहीं रहता है और न उनके अनुसार वो कार्य ही करता है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे देश के संघीय सरकारों के की ये विशेषताएं हैं। तो रोल ऑफ जुडिशियरी माने न्याय प्रणाली की क्या भूमिका होती है ये आपने समझ लिया होगा, हम आशा करते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश में हर राज्य के पास कुछ अलग अलग प्रशासनिक क्रिया कार्य प्रणाली होती है, उसके भी कारण आपको बताए गए। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो केंद्र शासित राज्य कहलाते हैं, ये सभी चीज़ें आप इसका रिवीजन कीजिए और फिर नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे बताएंगे। पढ़िए, आप अंडरलाइन कीजिए, जहाँ भी आपकी समझ में नहीं आता है आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए। ओके, वेल डन, आई मेट यू नेक्स्ट डे।